तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री चैप्टर 3 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स जो आपका चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स का यानी कि रासायनिक बलगतिकी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है आपका अभिक्रिया की कोटि। इसके पहले कल वाले लेक्चर में हमने अभिक्रिया का वेग पढ़ा था, जो कि 3 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट था, जिससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे जाके 11वां या शायद 12वां लेक्चर वो है, देख सकते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कराई दिया है। चैप्टर 3 का एक टॉपिक हमने कराया है अभिक्रिया का वेग, और आप जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग, उसके बाद अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता और प्राथमिक अभिक्रिया या वेग स्थिरांक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अपने आप में ही क्वेश्चन है। तो चैप्टर वाइज टॉपिक कराने का मतलब ये है कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे कि अगर हमने अभिक्रिया की कोटि टॉपिक आज पढ़ा दिया तो उसका मतलब ये है कि 3 नंबर का हमने आपको क्वेश्चन करा दिया, जो कि क्या है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, इस प्रकार से हम वीडियोस आपके सामने लाते हैं। और भी जो वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे फिजिक्स का हमने न्यूमेरिकल करा रखा है चैप्टर 1 और 2 का, वो 1 शॉर्ट वीडियो है, यानी 1-1.5 घंटे की वीडियो है। ठीक है, तो ज्यादा आप वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग इस वीडियो के थ्रू या इस चैनल से जुड़ जाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपना कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है, अभिक्रिया की कोटि। पहले हम रफली समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, फिर उसका डिफिनीशन वगैरह लिखेंगे। तो जो हम रफली समझाएंगे वो आपको नोट नहीं करना है, केवल आपको समझना है। जैसे अभिक्रिया की कोटि समझने के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। जैसे एक अभिकारक हो गया A+B। ये अभिकारक क्या करता है, A+B जो अभिकारक है ये C+D प्रोडक्ट बना रहा है। मान लो कोई एक, ये एग्जाम्पल के जैसा आप ले सकते हैं, इसको नोट नहीं करना है, केवल समझना है कि माना कोई अभिक्रिया में अभिकारक A+B जो है वो प्रोडक्ट बनाता है C+D। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका क्या, अभिकारक, और ये हो गया प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अभिकारक से उत्पाद बन गया। अब हम क्या निकालेंगे, वेग समीकरण। वेग समीकरण कह लो, या आप इसी को दर समीकरण भी कर सकते हैं। वेग समीकरण को ही दर समीकरण कहा जाता है, कल की वीडियो में ही बताया है। अगर हम इस अभिक्रिया के लिए, ये जो हमने एग्जांपल लिया है या जो समझ लो आप रफली हम आपको समझा रहे हैं, तो इस अभिक्रिया के लिए अगर हम क्या निकालें, वेग स्थिरांक या वेग समीकरण या दर समीकरण निकाले, तो आर क्या होता है आपका, वेग समीकरण आर, या कर सकते हैं दर समीकरण, इसको आर से डिनोट करते हैं। और इसका एक नियतांक होता है जो कि वेग स्थिरांक के, ये जो के है इसको हम वेग स्थिरांक कहते हैं, या आप कह सकते हैं दर स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग आर से डिनोट करते हैं, और के जो है वो क्रिया का वेग स्थिरांक होता है। अब हमें क्या चाहिए कि जब भी हम किसी भी अभिक्रिया का वेग समीकरण निकालते हैं तो केवल अभिकारक की सांद्रता को ही लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए की सांद्रता, ये ए है अभिकारक है, और ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि हम ए की सांद्रता ले रहे हैं, इनटू में बी की सांद्रता, क्योंकि दोनों ही आपका क्या है, अभिकारक है। ए और बी जो है दोनों मिलकर अभिकारक हैं, यानी ए ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि सांद्रता को डिनोट कर रहे हैं, ए की सांद्रता गुणे बी की सांद्रता। अब हम क्या करेंगे कि यदि घात क्या हो, इन दोनों की घातें क्या हो, यदि इनकी घात m1 व m2 हो, तब क्या होगा, तब यही जो फॉर्मूला है वो कैसे चेंज हो जाएगा, वो चेंज होगा R इज इक्वल टू K, और इधर आपका A की सांद्रता के घात m1 इंटू B की सांद्रता के घात m2। यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर यही अभिक्रिया की कोटि क्या है, अगर आप देखेंगे तो अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो ये घातों का योग, यानी m1 प्लस m2, इसी के योग को ही जितनी भी घातें दी होंगी, अब जरूरी नहीं कि हम अभिकारक में यहाँ पे 2 परमाणु का अभिक्रिया लिए हैं, यानी ए
और बी वाला अभिक्रिया लिए है, द्विपरमाणु अभिक्रिया कहा जाएगी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है ए और बी, तो द्विपरमाणु अभिक्रिया। जरूरी नहीं दो परमाणु अभिक्रिया ही लेकर आप अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें, 3 परमाणु भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। तो जितने भी अणु होंगे उनके घात, जैसे यहाँ पे जितना भी अणु है पहले तो उसका वेग समीकरण बनाएंगे, कैसे, वेग या दर समीकरण, जो कि R = वेग स्थिरांक के जितना भी इधर मॉलिक्यूल होगा उसका सांद्रता, यानी ए को ब्रैकेट में लिख देंगे तो ए की सांद्रता, बी को ब्रैकेट में लिख देंगे तो बी की सांद्रता। ये आपका हो गया वेग समीकरण। अब इसी में हम क्या कर देंगे, घात मान लेंगे, जितना भी मॉलिक्यूल होगा उतने हम घात जोड़ते जाएंगे, ऊपर घातों का गुणा करते जाएंगे। जैसे 2 था ए और बी, तो ए पर हम M1 का गुणा करेंगे, बी पर M2 का। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं और जितने भी मॉलिक्यूल्स के घात हैं उनको जोड़ेंगे, उसी को ही क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि। ये आपका रफली चीजें हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और वरना अभी हम जब परिभाषा लिखाएंगे तो एक और एग्जाम्पल आपको कराएंगे और कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो भी कराएंगे। यानी कि एग्जाम्पल जब क्वेश्चन से कराएंगे तो आपको अभिक्रिया की कोटि निकालना आ जाएगा। यही मेन फॉर्मूला है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके घात में M1 और M2 दिया होगा, यानी कि कोई संख्या दी होगी, उन्हीं संख्याओं के योग को ही कोटि यानी कि अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो आपका डिफिनीशन बनेगा इस एग्जाम्पल से क्या बनेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो है हम लिख भी देते हैं क्या है, वैसे भी हम इसको इरेज करने वाले हैं क्योंकि ऐसा एक और एग्जाम्पल बताएंगे, फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं। आप 2 एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई अभिक्रिया है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की जो सांद्रता है, ये अभिकारक ए और बी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को या अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग, ये अभिकारक ए और बी है, इसके सांद्रता के घातों का योग, घात क्या है, M1 और M2, तो M1 और M2 के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। ये आप एग्जाम्पल चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी हम मौका आपको देंगे, फिर दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। अभिक्रिया की कोटि होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया A+B से C और D बन रहा है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हमेशा याद रखना, अभिकारक की ही सांद्रता ली जाती है, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, के घातों का योग ही आपका क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अगर करके आ गया तो 3 नंबर का आपका कंफर्म क्वेश्चन बन जाता है। इसका फॉर्मूला हमेशा M1 + M2 + M3 ऐसे इन्फिनाइट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने आपके अभिकारक में मॉलिक्यूल हैं या कौन सा अभिक्रिया चल रही है, द्विपरमाणु अभिक्रिया यानी 2 मॉलिक्यूल हैं, त्रिपरमाणु अभिक्रिया या 3 मॉलिक्यूल हैं। इस तरह से ये फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। जैसे कि इतना आप अगर स्क्रीनशॉट कर लें तो इसको इरेज करके एक और अभिक्रिया हम आपको दिखा देते हैं जिसमें भी आपका जो फॉर्मूला आएगा ऐसे ही आएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना। तो अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं या एक और अभिक्रिया से समझते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाली जाती है। मान लिया कोई अभिक्रिया आपका A और A प्लस, एक तो ब्लू वाली चल नहीं रही है, से लिखना पड़ेगा, A और A प्लस B और B, B और B, ये आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है C प्लस D। ठीक है, ये आपकी कोई एक अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया की आपको कोटि ज्ञात करनी है, आपको पता नहीं है कि कैसे निकालना है, तो सीधे सीधे अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो अभिकारक के 2 मॉलिक्यूल है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं M1 + M2, M1 + M2, क्योंकि अभिकारक जो है 2 है।
अगर एक अभिकारक होता तो खाली घात एक होता, यानी वही आंसर हो जाता। जैसे निकाल के अगर दिखाएं तो कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे वेग समीकरण। वेग समीकरण जो कि आपका क्या होता है, r इज इक्वल टू, वेग समीकरण को ही r से डिनोट करते हैं, और वेग स्थिरांक k। ठीक है, अब हमें दो यहाँ पे अभिकारक दिख रहे हैं, एक अभिकारक है A, दूसरा अभिकारक में मॉलिक्यूल क्या है B। तो A की सांद्रता यानी A लिखा और ब्रैकेट लगा दिया तो A की सांद्रता पढ़ा जाएगा, गुणे में B की सांद्रता। ठीक है, अब क्या करेंगे, A और B की सांद्रता, ये तो हमने निकाला अभिक्रिया का या वेग समीकरण, इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण निकाला। हमेशा अभिकारक के ही मॉलिक्यूल लेंगे, कभी भी प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल या उत्पाद का मॉलिक्यूल नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर दें कि इनके घातों का योग क्या कर दें, यदि घात क्या हो जाए, यदि घात m1 प्लस m2 या सॉरी m1 व m2 हो, चूंकि दो मॉलिक्यूल है तो m1 और m2 ही लेंगे, तीन होते तो m3 भी ले लिया जाता। तो अब कुछ नहीं करना है, यही जो फॉर्मूला है बन जाएगा क्या, r इज इक्वल टू k यानी वेग स्थिरांक, a की सांद्रता के घात m1 गुणे b की सांद्रता के घात m2। ठीक है, ये आपका अब वेग समीकरण का फॉर्मूला बन गया। यहां से अगर हम इस अभिक्रिया के लिए कोटि लिखें तो क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया की कोटि लिखें तो क्या हो जाएगा, a और b मॉलिक्यूल है और दोनों का घात क्या है, एक का घात है m1 प्लस दूसरे का घात क्या है m2। देखा, सेम वही अभिक्रिया की कोटि निकल के आ जाएगी। यानी आपको डायरेक्ट अगर निकालना होगा, ऐसा किसी भी प्रकार का समीकरण दिया होगा, चाहे 3 मॉलिक्यूल का हो, 2 मॉलिक्यूल का है, 1 मॉलिक्यूल का ही क्यों ना हो, आपको बस अभिकारक के पहले तो मॉलिक्यूल देख लेने हैं, 2 है कि 1 है कि कितने हैं, जितने भी अभिकारक के मॉलिक्यूल होंगे उतना आप उसके घात में जो नंबर दी होगी उसको ऐड कर लेंगे। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अभिकारक की जो कोटि का फॉर्मूला है, इसमें हम आपको कुछ एग्जाम्पल कराएंगे, 2 एग्जाम्पल कराएंगे जिससे आपको ये अभिकारक की कोटि का फॉर्मूला लगाना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक फॉर्मूला और जो आपका डिफिनीशन था ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आप अपने नोट में नोट कर सकते हैं। इसके पहले का जो बताया था आप चाहें वो भी नोट कर सकते हैं। तो अब ये 2 एग्जाम्पल से समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि का जो फॉर्मूला है कैसे यूज होता है। पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है कि वेग समीकरण आपको दे दिया है r इज इक्वल टू k यानी वेग स्थिरांक, a और b उसका घात भी दिया है m1 और m2 का मान। तो हमें सीधे कुछ नहीं करना है, जो घाते हैं उसको जोड़ देनी है, क्योंकि कोटि का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपको वेग स्थिरांक ऐसे करके दिया होगा, वेग समीकरण करके क्वेश्चन आएगा, उसके घात का मान भी दिया होगा। केवल आपके जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके जितने भी घात हैं, जैसे कि a मॉलिक्यूल का m1 घात तो m1 प्लस b मॉलिक्यूल का m2 घात m2। अब ये आपका इसके इस अभिक्रिया के लिए कोटि का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जोड़े तो m1 घात क्या है 1 और b यानी m2 का घात क्या है 1/2, दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखा, अभिक्रिया की कोटि निकालना कितना सरल है। अगर इस वाले समीकरण की बात करें, जो सेकंड क्वेश्चन है कि वेग समीकरण k इंटू a की घात 0 दे दी है, यानी आपका m1 का जो मान है वो 0 है, b की घात 1 यानी m2 का मान आपको 1 लेना है, c की घात 1/2 यानी कि m3 का जो आपको मान लेना है वो 1/2 लेना है। तो 3 यहाँ पे घातें दी गई हैं क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है a b और c, तो यहाँ पे कोटि का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप m1 m2 ही ले, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा आप घात जोड़ते जाएंगे, m1 m2 प्लस m3। तो ये आपका क्या हो गया, इसके लिए इस समीकरण के लिए अभिक्रिया की कोटि का फॉर्मूला हो गया। घातें कौन कौन सी हैं, 0 प्लस 1 प्लस 1/2, यानी कि इसका भी आंसर आपका 3/2 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अभिक्रिया की कोटि निकाल ली जाती है। तो उम्मीद है आपको अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, डिफिनीशन, उसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। अगर वेग स्थिरांक या वेग समीकरण नहीं दिया है, केवल अभिक्रिया दी है, फिर आपसे कहा था कि अभिक्रिया की कोटि निकालें, तो पहले आप वेग समीकरण ऐसे बनाएंगे,
फिर आपको ये फॉर्मूला निकालना होगा। और अगर आपको वेग समीकरण दिया है, कोटि पूछ रहा है, तो खाली उसके घातों को जोड़ देंगे इस तरह से। इसीलिए हमने एग्जाम्पल भी दो आपको बता दिए। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर समझते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता, जो दूसरा आपका टॉपिक है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, ये भी 3 नंबर की पूछी जाती है। ये आपका 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, और उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, ये बहुत ही सिंपल है। इसका आप पहले अभिक्रिया से समझेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। जैसे कि कोई आपका अभिकारक A प्लस बी, उससे बन रहा है उत्पाद आपका C प्लस डी। तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं A और B, तो ये जो अभिक्रिया कहा जाएगी वो द्विपरमाणुक अभिक्रिया हो जाएगी। अब ऐसे कोई एक अभिक्रिया है A जिससे डायरेक्ट बन रहा है B प्लस C, तो ये अभिक्रिया एक परमाणुक अभिक्रिया हो जाएगी, एक परमाणुक अभिक्रिया हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अभिकारक के अणु को ही देखकर आप बताएंगे कि ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है। यहाँ पे अभिकारक के 2 मॉलिक्यूल है A प्लस बी, जिससे C प्लस डी यानी उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। वहीं अगर सेकेंड आप देखें एग्जाम्पल जो हमने लिया है, सेकेंड एग्जाम्पल में ये जो A आपका अभिकारक है, इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट B प्लस C बन जा रहे हैं, यानी यहाँ पे एक अणु है तो ये एक परमाणुक अभिक्रिया कहलाएगी। 2 अणु है, 2 मॉलिक्यूल है, 2 परमाणुक अभिक्रिया, 3 मॉलिक्यूल है, 3 परमाणुक अभिक्रिया, यानी अणुओं की संख्या देखी जा रही है। तो अभिक्रिया की आणविकता का मतलब यही हो जाएगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई होगी उसमें भाग लेने वाले अभिकारक, ये इधर का आपका अभिकारक होता है और इधर का आपका उत्पाद होता है। लिख भी देते हैं, ये आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है, ठीक है। तो इसके डिफिनीशन इस हिसाब से क्या हो जाएगी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो दी होगी उसमें अभिकारक के मॉलिक्यूल या अणुओं की जितनी भी संख्या होती है उस संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कही जाती है, या उस संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता हम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए डिफिनीशन कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के मॉलिक्यूल या अणुओं के संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, वरना हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि हम एक रियलिस्टिक एग्जांपल देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे स्क्रीनशॉट कर ले या फिर हम डायरेक्ट एग्जांपल दे देते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब एग्जांपल लेते हैं। एक आपका एग्जांपल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्या कि एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप रिएक्शन कराते हैं, एथिल एसीटेट यानी कि CH3 COO C2H5, इसको क्या पढ़ेंगे, एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5 को एथिल एसीटेट पढ़ेंगे। इसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ अगर कराते हैं तो ये K पॉजिटिव है और यहाँ तक यानी कि CH3 COO ये आपका निगेटिव होता है, इतना आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये K आपका पॉजिटिव होता है। तो ये आके निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 COO K, ठीक है। इस तरह से आपका ये रिएक्शन हो जाएगा और बचेगा जो आपका वो C2H5 और इधर का OH यानी कि एथिल अल्कोहल बन जाएगा। एथिल एसीटेट से और सोडियम हाइड्रोक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर आपका क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बन जाता है। इससे आपको भी इस रिएक्शन से आपको मतलब उतना मतलब नहीं रखना है, खाली आपको अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे एथिल एसीटेट का एक अणु है, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये अपने आप में एक अणु है, ये क्या है, एक अणु है एथिल एसीटेट का। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी एक अणु है, यानी कि ये जो अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, और अभिक्रिया कौन सा होगा, द्विपरमाणुक अभिक्रिया हो जाएगा। तो आप चाहे लिख सकते हैं कि द्विपरमाणुक अभिक्रिया है, द्विपरमाणु क्या है, अभिक्रिया है, और इसकी आणविकता कितनी है, आणविकता 2 है, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि एक मॉलिक्यूल
एथिल एसीटेट का एक मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो एक एक दो ही तो होता है, चार तो हमारे यहाँ होते हैं। आप क्या पता युगांडा वगैरह में रहते हो, आपके यहाँ हो रहा हो, हमारे यहाँ तो दो ही होता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है वो द्विपरमाणु अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल से बनके दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दो अपकारक से दो उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है, तो द्विपरमाणु अभिक्रिया है और आणविकता इसकी 2 है। इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया की आप आणविकता निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, अभिकारक के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं एक एक, अगर 2-4 और होते हैं तो उसको भी जोड़ देते आप, वो आपकी आणविकता हो जाती। ठीक है, तो ये आपका रहा क्या, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि अगर आपने यहाँ तक भी वीडियो देखा तो आप 3 नंबर का ज्ञान हमसे ले चुके हैं, और अभिक्रिया की आणविकता भी देख ली तो 3 नंबर का और ज्ञान ले चुके हैं। अब जो हम कराने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस चैप्टर से अंतर वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे अंतर वाले क्वेश्चन का मतलब ये है, पूछ लेगा कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का आएगा, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आपको बताते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर क्या होता है। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर देखते हैं। इधर हमने कोटि ले ली है, अभिक्रिया की कोटि, और इधर आपका अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। सबसे पहले तो अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है जिसे आप प्रयोग करके निकालते हैं। वहीं जो आणविकता होती है यह एक सैद्धांतिक मान, यानी कि डायरेक्ट आपको मान दिया होगा, वो आपको रख के निकालना होगा। और दूसरा पॉइंट देखें तो अभिक्रिया की कोटि में यह पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि में जो नंबर्स होते हैं वो पूर्णांक भी हो सकते हैं, भिन्नात्मक यानी बटे में भी हो सकते हैं, माइनस संख्या भी हो सकती है। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता में ऐसा नहीं होता। अभिक्रिया की आणविकता में आपको कभी भी दशमलव में मान, ऋणात्मक में मान या भिन्नात्मक मान नहीं मिलेगा, केवल 1, 2, 3, 4 ऐसे पूर्णांक मान मिलेंगे। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि में यह क्या होता है, हमेशा शून्य। अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता का मान कभी भी 0 या 0 नहीं होता। चौथा पॉइंट क्या है कि इससे यानी अभिक्रिया की कोटि में जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है इसकी जानकारी मिलती रहती है कि अभिक्रिया में कौन सी क्रियाविधि चल रही है। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता में अभिक्रिया की क्रियाविधि की कोई जानकारी नहीं मिलती। पांचवा पॉइंट क्या है कोटि में कि यह उन अणुओं की संख्या, अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है। अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रताएं बदलती रहती हैं। वहीं अभिक्रिया की आणविकता में जो अणु हैं उनकी जो आणविकता है या कह सकते हैं उनकी जो संख्या है उसमें परिवर्तन नहीं होता, या फिर आप कह सकते हैं कि यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है, यानी इसके संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पांचवा पॉइंट फिर से देख लें कि अभिक्रिया की कोटि के अणुओं की संख्या में या अणुओं की संख्या की जो सांद्रता होती है उसमें परिवर्तन हो सकता है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता में ऐसा नहीं होता, यानी अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता में जो अभिकारक होगी उसमें अणुओं की कुल संख्या ली जाती है, और इसमें अणुओं की संख्या या कह सकते हैं अभिकारक के जो अणु होते हैं कोटि में उसमें अणुओं की संख्या बदलती रहती है। तो उम्मीद है आपको अभिक्रिया की कोटि के बाद अभिक्रिया की आणविकता और साथ ही साथ दोनों में ही डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है या वीडियोस आपको पसंद आई है या लेक्चर जो हमने आपको दिया ये समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास ऐसे ही मिलते रहें। ज्यादा से ज्यादा आप कर देंगे वीडियो को शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपना कमेंट या डाउट आप यहाँ पे यूट्यूब पर ही या हमारे टेलीग्राम चैनल है जो कि पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम क्या है जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।